भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और विश्वनाथ प्रताप सिंह विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुमन मौर्य ने की। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान यशवर्धन सिंह व डॉक्टर सीबी यादव ने की। डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह और जगदीश गिरी जी परिचर्चा में शामिल हुए। बीपी सिंह जी ने सामाजिक न्याय में जो योगदान दिया, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू की, उन पर प्रकाश डाला। उनके साहित्य चित्रकला के योगदान पर भी परिचर्चा हुई तथा इसके साथ ओबीसी वर्गीकरण उचित भागीदारी पर छात्र छात्राओं सवाल जवाब किए। आयोजन के आयोजनकर्ता मानवेंद्र सिंह व अन्य सहयोगी छात्र पवन, रजत, गजराज आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अधिवक्ता मनीष कुमार ने आए हुए अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन का समापन किया। चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाला है और चाहे चेन्नई के सुदूर चेन्नई में वीपी सिंह जी की प्रतिभा का अनावरण होकर के एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत के संकेत स्टालिन ने दे दिए हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाला जो समय 2024 का जो साल होगा, आप निश्चित तौर पर आज इसकी शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रहे हो, लेकिन 2024 के इस साल में वीपी सिंह नए रूप में अवतरित होने वाले हैं, ये मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और हम इसकी क्यों नहीं एक पूर्व तैयारियां कर ले। जहां मंडल 2 आएगा और कमंडल 2 आएगा, और ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई आज की कोई नई लड़ाई नहीं है, ये इतिहास की सदियों से चलने वाली लड़ाई है। जैसे कि अभी गिरी जी ने भी बताया और विशाल जी ने भी बताया, ये आपको तय करना है कि आप किस पाले में खड़े हो, किस विचार के साथ खड़े हो। अगर आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ खड़े हो, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, तो ये भी है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आने वाला समय जाति जनगणना और पिछड़े वर्ग की जो अभी तक हिस्सेदारी बाकी रही है, क्योंकि वो सेमीफाइनल था, अभी फाइनल नहीं हुआ, उस फाइनल तक पहुंचाने के लिए किसी नए वीपी सिंह के अवतार की आज जरूरत है। तो मेरा लगभग समय हो चुका है। मैं 5 से 7 मिनट मैं बिल्कुल इसे अगले 2 मिनट में इसे समराइज करता हूं। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय में आप सब और आप हम सब लोग इसका भी हिस्सा है। क्यों नहीं हम ज्यादा देश की बात ना करके कम से कम अगर इसे राजस्थान तक भी सीमित रखें, अगर देश में हो तो बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं हम इस नए प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों नहीं इसका सूत्रधार बने, आज इस पर हम चर्चा करें। क्यों नहीं हम इस जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, और तो एक कमंडल का जो नया रूप आ रहा है, इसके सामने क्यों नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति और शिक्षक शक्ति एक नए विचार के रूप में हम खड़े होकर के इसको यहां से एक शुरुआती रूप दे कि इसका स्वरूप क्या हो। विश्वविद्यालय ही वो जगह होती है जहां आंदोलनों की और विचारों की एक रूपरेखा घड़ी जाती है। आप सबके सामने मैं आज वीपी सिंह जी की इस पुण्यतिथि पर मैं आपके सामने इसी विचार को छोड़ के जा रहा हूं कि आप हम सब लोग मिलकर के ये बात सोचें कि जो फाइनल मैच वीपी सिंह जी छोड़ गए थे, उसकी तैयारी का रूप क्या हो। किसी और जगह से शुरू होने से ज्यादा बेहतर होगा कि क्यों हम राजस्थान विश्वविद्यालय में इसकी सूत्रधार बने, हम मिलकर के तय करें कि इसकी स्वरूप क्या हो। आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर ही अपनी राजनीतिक यात्रा में और अपनी शैक्षिक यात्रा में जाति जनगणना और उसकी भागीदारी के मुद्दे को लेकर के संघर्ष की एक संकल्प मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ले चुका हूं। आप में से भी कुछ साथी संकल्प के साथ आना चाहते हैं, उन सबका आपका स्वागत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सच्चित नमन करता हूं। अभी डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी ने अपने भाषण में बोला कि शायद आप मिले हो, तो मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं वीपी सिंह जी से एक शादी में मिला। मेरे सिस्टर के ससुराल की तरफ से, इनका ससुराल देवगढ़ है, मेवाड़ में। तो आप काफी सारे शादियों में पधारते रहते थे, तो आपसे तो मेरा आमने सामने परिचय हुआ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी वो 1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में थे, वो कार्टूनिस्ट।
उनका और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। उस वक्त को 1946 की बात है शायद, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी, तो मेरे दादाजी दिल्ली के एक अखबार में कार्टून भेजते थे। तो उस वक्त कोई प्रसंग आया कि कोई ऑब्सोलीट सा लॉ जिसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर एडमेंट लगे, और मेरे दादाजी ने उनपे एक कार्टून बना दिया। अब देखिए आइडेंटिटी से कैसे फंसती है चीज कि वो राजपूत कार्टूनिस्ट, उन्होंने हमारे देश से, हमारे झुंझुनू साइड, शेखावाटी साइड में जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई रेलेवेंस मुझे समझ में नहीं आ रही होती है, तो मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि क्यों मरा हुआ पैसा पीस रहे हो। तो उन्होंने वो ऐसा बना दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मरा हुआ पैसा संसद की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो उनके बोलने का जो उनका मंतव्य था वो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्सोलीट सी बात है जिसको कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, और वो शायद कास्ट आइडेंटिटी के कारण, एक राजपूत होने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा कि इन्होंने ये जानबूझ के बनाया है, तो उन्होंने डिफेमेशन सूट या नोटिस भेजा। और जोरदार बात ये थी कि प्री इंडिपेंडेंस की बात है 46-47 पता नहीं वो कोई उसका वो नहीं हुआ। मेरे दादा उस वक्त हमारे गांव में एक ही कुआं रखा कि सारी जातियां उसी कुएं से लेंगी, तो बड़े प्रोग्रेसिव थे। तो हमारे यहाँ से जो एससी समुदाय है उनकी बारात गई, तो 47 में मेरे दादा डिस्पाइट नहीं कि राजपूत उस वक्त के समाज के हिसाब से उन्होंने कहा मैं बारात में जाऊंगा इनके साथ, और ये घटना उसके बाद की। तो हमारा मेरा गांव और पिलानी एक ही हो चुका है अब तो जीडी बिरला, और उनसे हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। तो दादाजी बिरला हाउस दिल्ली गए, जीडी बिरला से मिले, बाबू बोलते थे कि बाबू मुझे इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने नोटिस दिया है, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इसको डिफेंड तो करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन अगर आपका संवाद होता हो तो आप पहले मेरा एक व्यू पॉइंट उनको बता दीजिए, मेरे बारे में बता दीजिए कि मैं किस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है कोई गलतफहमी हो तो वो इसी लेवल पर दूर है। तो जीडी बिरला ने डॉक्टर अम्बेडकर से बात की कि मैं सूरज सिंह जी को आपके पास भेज रहा हूँ, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर भी आपको लगता तो आप अशुभ कीजिए। और वो करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई मेरे ग्रैंडफादर की और अम्बेडकर साहब की, और उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा एक जुड़ाव की बात है। अब वैसे तो लगभग इतनी सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये जो नाम है सामाजिक न्याय, अभी मैं कल परसों ही मैं कहीं पढ़ रहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा कि गरीबी दूर करने का उपाय दान नहीं है, व्यक्ति को न्याय देना है। अगर आप न्याय दे दोगे तो समाज अपने आप आगे प्रोग्रेस करेगा, गरीबी दूर करेगी। तो न्याय की जो बात है, इसी विषय पर ये पूरी संगोष्ठी है। अभी ओबीसी की बातें चली, एससी एसटी रिजर्वेशन की बातें चली, मैं भी एक लिटिगेशन में पार्ट था। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इंदिरा सानी जजमेंट के आधार में जो हर 10 साल में ओबीसी का रिवीजन होना चाहिए वो हुआ नहीं है, इसलिए ओबीसी का रिवीजन करो राम सिंह जजमेंट के आधार में। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया, डिवीजन बेंच ने आदेश दे दिया। 2015 का आदेश 2023 आ गई, 2 सरकारें जा चुकी, कोई उसका दोबारा से न तो उसका संरक्षण हो रहा है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। हमने उसका कंटेम्प्ट भी फाइल कर रखा है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आप उसको कर क्यों नहीं गए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसका बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ पावरफुल लॉबीज नहीं चाहती, तो ये हमेशा ऐसी बात रहेगी। अब बात वीपी सिंह जी की आ रही है, तो बैकड्रॉप जो सब जानते हैं, एक जागीरदार परिवार से थे, फिर एक बड़े जागीरदार परिवार ने इनको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद देहरादून दून स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने, एमएलए बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने हुए डाकुओं के मामले में इनका काफी रेजिस्टेंस रहा, और इनके सगे भाई की हत्या, जो न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनकी हत्या डाकुओं ने कर दी, क्योंकि इन्होंने डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाया। डाकुओं ने इनके बड़े भाई को अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। इनका निजी इनकी एक बड़ी क्षति थी। फिर कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री रहे, और ये जो आजकल आप सुनते हैं ईडी एक बड़ा पॉलिटिकल है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उस वक्त आपने ईडी को सबसे ज्यादा एक्टिव किया, लेकिन आज वाली तरह ईडी नेताओं या विपक्षियों के लिए नहीं किया एक्टिव। जो कॉर्पोरेट घराने थे, जो बदमाशियां कर रहे थे, जो चोरियां कर रहे थे, ईडी को आपने उनकी तरफ डायरेक्ट किया।
और ये डायरेक्शन जो है, ये आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके अंदर जो वैल्यूज है, ये डायरेक्शन वहां से आता है। आपकी वैल्यूज सही थी तो आपने ईडी को जहां पे काम करना चाहिए था वहां भेजा। अभी की जो वैल्यूज है वो चुनावी साल में नेताओं के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर, उनको हैरेस करने के लिए, उनको डिरेल करने के लिए, तो ये वैल्यू सिस्टम की बात मेन बात है, जिसके कारण आज हम इनकी मृत्यु के इतने साल बाद या इनके उस डिसीजन के इतने साल बाद में याद कर रहे हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम की बात चल रही है। तो आपने, जैसा आपने बताया कि उस वक्त इनके दो फेज थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और फिर राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है। इसके बीच में वीपी सिंह है, जिसको जो मानना है और किसी की आइडेंटिटी इफेक्ट लगती है, उसको बड़ा मुश्किल लगता है उसको ठीक करने। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने, हमारे कम्युनिटी के बड़े राजा थे, राजा जयचंद जी। अब राजा जयचंद जी इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बना दिए गए हैं, उस बेचारे का कहीं कोई रोल नहीं किसी को बुलाने में। अगर आप एक्चुअल में इतिहास पढ़ेंगे तो जयचंद का कोई रोल नहीं था। और यही चीज वीपी सिंह के बारे में, वही कास्ट आइडेंटिटी, जिस कास्ट से वो आते हैं, उनको ये लगता है कि इन्होंने जो फैसला किया वो पर्टिकुलर हमारे लिए ठीक नहीं किया। तो ये एक बड़ा कंफ्लिक्ट है। तो हमें उस कास्ट आइडेंटिटी से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा कि वीपी सिंह ने जो फैसले लिए, जैसा अभी डॉक्टर यादव ने बताया, ये बहुत जोरदार बात है कि 1980 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाह रहे थे। 1990 में जब उनको पहला मौका मिला तब भी उन्होंने कोई काम किया। इसका मतलब कोई तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किया गया था। ये उनका वैल्यू सिस्टम था कि मुझे सामाजिक न्याय की इस बात को स्थापित करना है, न्याय दिलवाना है, और न्याय लगातार इवॉल्व होता है। हमने पिछले दिनों एक बैठक की थी, उसमें काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स आए, अलग अलग जातियों से। तो किसी ने कुछ कहा, घोड़ी से कहा था, ये सारी चीजें। वहां मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा हम्मुराबी का जो कोर्ट था उसकी बड़ी बड़ाई हुई उस वक्त जब वो आया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो स्लेव है, जो गुलाम है, अगर उसके बच्चे होते हैं तो वो गुलाम नहीं होंगे। तो लोगों ने कहा कि वो गुलामों के लिए भी इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। उस वक्त गुलामी से समस्या नहीं थी, यानी उस वक्त गुलामी तो एक्सेप्टेबल थी कि गुलाम तो होंगे, लेकिन गुलाम के बच्चे गुलाम नहीं होंगे। देखो राजा कितना महान है। और धीरे धीरे हम उससे इवॉल्व होते होते भारतीय लोकतंत्र में भी आए। हमारा इतना प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है कि जैसा आपने बताया कि लड़कियों को अधिकार नहीं था समझ दिया। फिर अचानक समाज इवॉल्व हुआ, आर्टिकल 14 शायद पढ़ा होगा, अरे नहीं इसमें तो बराबर लिख रखा है, बराबर क्यों नहीं है? तो कोर्ट ने कहा इसमें बराबर रखा है, सबको बराबर करो। तो ये लगातार इवॉल्व होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लगातार हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। जातीय जनगणना की जो बात है, अभी हो सकता है हम पता नहीं किस कारण से, कुछ लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वाले अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट यू कांट मेजर यू कांट चेंज। आपके पास जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो उसमें समस्या क्या है? और कुछ लोग जो अति ईगो में हैं, जो अभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, हो सकता है वो अति रंजना में दे रहे होंगे, हम तो 25% है, हम तो 30% है, उनकी भी असली सामने आ जाएगी। और जो बहुत मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, कोई 0.2% है, कोई 0.5% है, हो सकता है उनके लिए नई व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत पड़े। तो वो बेचारे जो हाशिए पर बैठे हैं, क्योंकि मैंने ओबीसी के इस पे काफी काम किया, तो राजस्थान में करीब 75 तो ऐसी जातियां जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है, ही नहीं। मेरे दृष्टि से कह रहा हूं, नाम भी जानते हो। अगर मैं आपको नाम बताऊं, खड़ाल और गढ़वा और पता नहीं कितने सारे ऐसी जातियां जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। तो हम कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी या भागीदारी हिस्सेदारी, तो ठीक है ना, एक बार उनको भी न्याय की उसमें आना पड़ेगा। तो वो इतने छोटे ग्रुप्स हैं कि वो कभी न्याय के लिए एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ये कास्ट, जाति का विमर्श चल रहा है। जाति में मेरी एक सोच है कि हम अभी उस स्थिति में नहीं आए हैं कि कानून या भारतीय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष हो गई हो, किसी अकेले व्यक्ति को इम्पार्शियल होकर न्याय देते। हमें दबाव समूह की भी जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जाति का ऑटोमेटिक आपको एक सपोर्ट तो मिलता है। अब जाति और जातिवाद ये दो अलग अलग चीजें। हमें जातिवाद को दूर करना होगा, लेकिन जाति जाएगी धीरे धीरे। जैसे गांव में मैंने, आपने कहा कि इलेक्शन लड़ो तो वोट नहीं आते। मैंने 4 टोल थे बहुत बड़े नेता के, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, खुद ने पैरवी की, उन
कारों को बंद करवाया, 10 लाख रुपए का कलेक्शन बोलता था वो बंद करवा दिया, और अभी 123 करोड़ रुपए की रिकवरी आ गई। मुझसे लोगों ने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने देखो चुनाव बिल्कुल अलग चीज है, ये काम अलग चीज है। फिर भी लोगों ने कहा अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो हम पे दाग आएगा कि आपने विकल्प नहीं खड़े तो होते। मैं खड़ा हुआ, 12,007 वोट आए मेरे, लेकिन उस चुनाव को हमने पूरे नैतिक मूल्यों पे लड़ा। हम कोई गाड़ी किराए नहीं करेंगे, किसी को शराब नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे, और हम हमारी बात रखेंगे, किसी को वोट ना दे देंगे। इस तरीके से भी धारा चलानी पड़ेगी। तो हमें लगातार अलग अलग इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। और वीपी सिंह जी को या डॉक्टर अम्बेडकर को हम एक याद रखने के लिए याद नहीं करें, इनसे सीख ले कि हम इनको आज कैसे काम में ले सकते हैं। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थे, आरटीआई थे, लोकायुक्त है, ये सब चीजें आज के हथियार हैं जिनको आप सर्व समाज के लिए न्याय दिलवाने के लिए काम में ले सकते हैं। आप उनको काम में लें, और जब काम में लेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था भी बदलेगी, चीजें भी बदलेंगी। दूसरा, जैसे अभी की जो राजनीति चल रही मंडल को मंडल, मैंने देखा है, जैसे हम जो जैसे राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, ये एंटाइटल्ड फील करते हैं कि साहब ये हम तो धर्म के पुरोधा तो हम नहीं, हमें धर्म रक्षा करनी है। तो आपको उनको इग्नोर नहीं करके उस कंसेप्ट में उनकी क्लैरिटी लाएंगे तो फिर वो आपकी तरफ देखेंगे। जैसे आजकल एक बड़ा नारा चलता है सनातन धर्म की रक्षा करनी। अब उससे सामने वाले पूछो कि भाई सनातन क्या है, धर्म क्या है, उनको दोनों ही चीजें नहीं मालूम। सनातन जो जिसका न आदि है न अंत है, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसकी रक्षा की जरूरत कहां से पड़ रही है, और रक्षा करेगा कौन 70-80 साल जीने वाला व्यक्ति? तो इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो इसको फिर हमने थोड़ा डिफाइन किया। मैंने कहा इनसे हम बहस करेंगे ये नहीं चलेगा। तो फिर हमने उसकी एक व्याख्या जो मुझे लगती है कि सनातन का मतलब है परमात्मा, और परमात्मा को जानने की जो क्रिया है वो धर्म है, और वो पूरी तरह मेडिटेशन का मामला है, अंदर की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। तो सनातन धर्म अंदर की यात्रा है, इसका बाहरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा, तो आप उसको बोलो बिल्कुल ठीक है, आसन बिछाओ, सीधे बैठ जाओ, और जो कृष्ण ने गीता में कहा है मेडिटेशन करो, बाहर से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, आज से तुम्हारी सनातन धर्म की यात्रा चालू करो। उसको ये चीज जब आप बताओगे कि सनातन धर्म असल में क्या है, इसकी रक्षा कैसे होगी, तुम कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जब आप कंसेप्ट में जाओगे तब उसकी ऑडियंस चालू होगी। आप उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दोगे तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो आउटराइट रिजेक्शन से आपसे मानने वाला नहीं है, वो तो अपने काम में लगा है। तो इसलिए दूसरा, अभी हमने एक गीता पे काम चालू किया, जैसे 4 वर्ण का एक बड़ा एक वो चलता है कि साहब ये तो फिक्स हो गए हैं। तो इसमें भी सामने की तरफ भी एक ऐसी धारा है जिसने एक ऐसी नेगेटिविटी बना ली है कि वो ये मानता है कि वहां तो न्याय की हमसे कोई आशा नहीं। मैंने उसको, हमारे यथार्थ गीता है, हमने उसको पढ़ा पूरा। कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है, अर्जुन पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं कि तू मन से इंद्रियों को समेट कर सारे चित्त को मुझ पर ध्यान रख। तो कहता है मन तो बहुत चंचल है। तो उन्होंने कहा कि इसको अभ्यास से मन कंट्रोल में आएगा। इस अभ्यास के मैंने 4 वर्ण बनाए। जब तू शुरुआत में मेडिटेशन चालू करेगा तो तू शूद्र श्रेणी का साधक होगा, क्यों बहुत घंटे बैठेगा, कुछ क्षणों के लिए मन मुझ पे लगेगा। फिर धीरे धीरे जब इंद्रिय संचय करने लग जाएगा तो वैश्य श्रेणी का हो जाएगा। जब काम करो लोग मोह से लड़ने की स्थिति में आ जाएगा तो क्षत्रिय श्रेणी का हो जाएगा, ब्रह्म में नहीं जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो सारे वर्ण भी खत्म हो जाएंगे। ये प्योरली आध्यात्मिक बात थी जिसको हमने सामाजिक तरीके से थोप कर, जो प्रिविलेज क्लास है ऊपर वाले, उनको लगा हम तो हमेशा ऊपर रहेंगे, जो नीचे नीचे रहेंगे। तो हमें इस एंगल से भी, राइट एंगल से बात करनी पड़ेगी कि तुम जिस बात को कर रहे हो वो बाहर की यात्रा है ही नहीं, वो अंदर की यात्रा है। तो हमें मल्टीपल तरीके से राइट को भी सुनना पड़ेगा, लेफ्ट को भी सुनना पड़ेगा, सेंटर को भी सुनना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से दुश्मनी नहीं माननी, हमें कंसेप्ट पे जाके बात करनी है। आप लोग जो हो, आप लोग जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जितने भी रिवोल्यूशन होते हैं वो आप लोगों के माध्यम से ही होते हैं। तो कम से कम इस धर्म, इस जाति, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर सनातन धर्म की बात है तो मेडिटेशन कर लो। अगर बाहर दुनिया में ऑपरेट करना है तो भारतीय संविधान को अपना मान लो, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसको पढ़ दो। जब भी कोई कंफ्यूजन हो प्रियम्बल को फिर पढ़ दो, फिर से आपको एक रास्ता पता लग जाएगा कि मैं थोड़ा डिले हुआ, मुझे वापस वही आना है। तो जब आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ते जाओगे तो राइट विंग से तो दूर हो जाओगे, जो कि बिल्कुल करप्ट करता है। और
धर्म को जो राजनीति में काम में लेगा वो हो सकता है कि तात्कालिक रूप से सफल हो जाए, लेकिन ज्यादा लंबा काम चलने वाला नहीं। तो इसलिए आप लोग, आप जिम्मेदार नागरिक हो, और वीपी सिंह जी को हम इसीलिए याद कर रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने, मैं लेके आया था अभी की, सिंह जी ने संसद में एक बहुत जोरदार बात कही, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा, जो कि आज से बिल्कुल उल्टा है। वीपी सिंह जी ने 16 मार्च 1990 को लोकसभा में कई व्यक्तित्व को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार का ढिंडोरा पीटे, ये हमारा काम नहीं है। जो ढिंडोरा पीटते हैं लगातार, ये हमारा काम नहीं है। कम से कम मैं अपना काम तो नहीं समझता हूं। मैं तो ये समझता हूं कि जनता की ओर से सरकार पर अंकुश रखना हमारा काम है। जिस दिन हम केवल सरकार का ढिंडोरा पीटने लगेंगे तो हम सरकारी अफसर हो जाएंगे, जनप्रतिनिधि नहीं रह जाएंगे। हम इसलिए अपनी कमियों को हम स्वीकार करेंगे। किसी भी सरकार को या प्रधानमंत्री को मान्यवर आकाश में कभी मत बिठाइए और आकाश में बैठाकर कह दिया कि अब तो देश उसी के साथ नहीं हुआ, तो फिर जब गिरता है तो देश भी धड़ाम से गिरता है। इसलिए हमको अपनी कमियों को सदन में कहने में दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि उसी में हमारा सुधार भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिस संघर्ष को लेकर हम आए हैं उस संघर्ष को यहां भी जारी रखेंगे और उसके प्रति वफादार रहेंगे। यही हमारी मर्यादा और मापदंड है, यानी ये उनका वैल्यू सिस्टम था। आज जो हो रहा है, मैं केवल मैं, अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई टनल से निकल रहा है 2 महीने निकाल दिया, कोई कुछ भी हो रहा है, अगर कोई चांद पे चला गया 2 महीने कर दिया, तो ये जो मैं है इसके बिल्कुल उल्टा उनका वैल्यू सिस्टम था। और मैं आपको फिर ये बात कहना चाहता हूं, दावे से कहना चाहता हूं कि आज के जो 77 मैं है, ये तो हो सकता है कल याद नहीं किए जाएंगे क्योंकि वैल्यू सिस्टम नहीं है, लेकिन आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वीपी सिंह जी जैसे लोग, ये लोग हमेशा अपने वैल्यू सिस्टम के कारण याद किए जाएंगे। वो जिस चीज को खड़ा करके गए उसके अब रिजल्ट तो आने चालू हो रहे हैं। ये जो आप 2023 में बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट अब आना चालू हो रहे हैं और ये रिजल्ट अब से आने चालू होंगे, आगे तक चलेंगे। आप सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्निटी से चले, अपने सार्वजनिक जीवन में लगातार काम करें। यही इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत आभार।